स्टार्ट करें? चलो हेडिंग दे दो, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बात याद रखना बाबू, हर बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट में करूंगा, जब कभी आपका खत्म होता है ना कोई चैप्टर, तो आप लोग जरूर से जरूर एक दो लाइन छोड़ के रखना, है ना। एक दो लाइन छोड़ के रखोगे तो आपका फ्यूचर में काम आएगा। पन्ना छोड़ दोगे एक दो पन्ना, तो आपको फ्यूचर में कभी कुछ ऐड करना हुआ तो उसमें ऐड कर पाओगे, क्योंकि कोई चीज का एंड नहीं। अभी सर्कल छोटा हो सकता है, 2 साल बाद सर्कल बड़ा हो, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये स्वाभाविक चीज है ना। तो थोड़ा सा कभी ऐसा आपको मौका मिलेगा तो थोड़ा सा आप सर्कल को बड़ा करके रखोगे, बड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा जगह छोड़ के रखोगे। चलो अब हम लोग और भी जो प्लान एंड सेक्शन का जो पार्ट है उस पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे, और जो चर्चा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज का क्लास में हम लोग एक करके लेंगे, ठीक है। अच्छा तुम लोग सारे का सारा बच्चे एक बार रिप्लाई देके बताओ तो, जो भी स्ट्रक्चर जो था, जो सिंबल था, कलर कोड था, सारा सिंबल पे प्रैक्टिस किया है कि नहीं? ठीक है, कल कितना बच्चा प्रैक्टिस किया? यस करके रिप्लाई दे दे, ठीक है। जितना बच्चा प्रैक्टिस किया यस करके रिप्लाई दे दे। सिंबल को बनाना है, फेयर कॉपी में सिंबल सारा बनाना है, उसको कलर कोड के साथ बनाना है, अच्छे से बनाना है, डायग्राम के साथ। जो जो बच्चा फेयर कर लिया इसका एक बार यस करके रिप्लाई दे दे कि सर हम कर लिए। बहुत कम बच्चा का रिप्लाई, मतलब 50 बच्चा के एवरेज आसपास का रिप्लाई आ रहा है कि हम किए, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट किया है, ऐसा नहीं है, सभी को करना पड़ेगा, ठीक है। सभी को देखो, कुछ चीजों ना आपको किताब से करोगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। अगर मेरे पास करोगे तो उससे बेहतर तरीका आपको किताब सिखाए, क्योंकि ऑलरेडी किताब में है, ठीक है। 50-55 बच्चा लगभग रिप्लाई किया, 60 बच्चा का आसपास की सरल कर दिया। चलो अब हम लोग बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे वेंटिलेशन प्लान, ठीक है। जो बच्चा नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है बाबू, क्या आप लोग क्या करोगे, अपना कॉपी में उसको नोट डाउन करना, सिंबल उसका ये कोड वगैरह लिख लेना, फेयर में एक दो पन्ना के बाद कहीं पर भी लिख लेना, आसपास ही रहने देना, आपका काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, वेंटिलेशन, 7th नंबर, वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान आपको पढ़ाया था मैंने। वेंटिलेशन प्लान क्या होता है, वेंटिलेशन प्लान क्या होता है, किसको वेंटिलेशन प्लान बताएंगे? शायद नहीं पढ़ाया था ना। चलो इस पे हम लोग क्लास करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे व्हाट इज वेंटिलेशन प्लान, ठीक है। ये क्या करता है, ठीक है। दिस प्लान शोइंग, लिखो दिस प्लान शोइंग, शोइंग, शोइंग क्या दिखाता है, showing the ventilation system, the system of the ventilation in the mine, the system of ventilation in mine, in the mine, in the mine, माइंस में जो वेंटिलेशन का सिस्टम है ना, ठीक है, उसी उसी को दिखाना, जिस प्लान में हम लोग शो करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, कि वेंटिलेशन प्लान होगा ना, इसमें देखो तो तुम बोलोगे सर इसमें क्या होना चाहिए, इसमें कॉमन बात क्या है, अगर तुम अच्छे से देखो तो इस प्लान में क्या क्या होना चाहिए, तुमसे अगर वो पूछे तो क्या होगा, तो तुमको सिंपल दिखाना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ एयर कहां से कितना फ्लो कर रहा है, मेजरमेंट जो भी स्टेशन है, यानी एएमएस दिखाना पड़ेगा, एयर मेजरमेंट स्टेशन को दिखाना, कहां पे तुम ले रहे हो, तुमको वेंटिलेशन स्टॉपिंग दिखाना पड़ेगा, आइसोलेशन स्टॉपिंग दिखाना पड़ेगा, वेंटिलेशन डोर दिखाना पड़ेगा, एयर क्रॉसिंग दिखाना पड़ेगा, एयर क्रॉसिंग दिखाना पड़ेगा, यही ना दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बूस्टर फैन, फैन ऑक्सिलरी फैन, मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन, ये सारा चीज दिखाना पड़ेगा, एवरी फायर स्टॉपिंग। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग। देखो ये तो कॉमन है, वेंटिलेशन वाला पार्ट तो हर जानता है कि वेंटिलेशन प्लान में होना ही चाहिए। इसके अलावा जो कॉमन अनकॉमन चीजें क्या होना चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए वो मैं लिख रहा हूं। फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कहां कहां फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट कहां पे तुम्हारा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रखा हुआ है, उस लोकेशन को PMENT होगा, PMENT इक्विपमेंट, ठीक है, उस लोकेशन को दिखाना पड़ेगा, कहां, यहां पे। इसके अलावा और क्या दिखाना पड़ेगा भाई, पंपिंग, टेलीफोन एंड एम्बुलेंस, एम्बुलेंस स्टेशन, पंपिंग स्टेशन दिखाओ, टेलीफोन एंड
एम्बुलेंस, स्टेशन, इस चीज को दिखाना पड़ेगा। सरफेस पे जो एम्बुलेंस स्टेशन जहां पे एम्बुलेंस रहता है उसको दिखाना पड़ेगा। वाटर डैम, वाटर डैम को दिखाना पड़ेगा। देख रहे हो, देखो ये अब जैसे मान लो तुमसे बोला कि वाटर डैम इन विच प्लान वाटर डैम डजंट रिक्वायर्ड टू शो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में तुमको दे दिया, मान लो सपोज तुम्हारा दे दिया वाटर डेंजर प्लान, ठीक है। अब बी में दिया आपका आपका दिया वेंटिलेशन प्लान, और सी में दिया बोथ, और डी में दिया नन। सोचो, डी में क्या दिया? नन। अब एक बात इमेजिन करो, वाटर डेंजर प्लान किसमें दिखाना होता है? वेंटिलेशन प्लान में होता है, बिल्कुल होता है। इसमें भी होगा, बोथ में होगा। अब तुम क्या करोगे? तुमको लगे वाटर डेंजर प्लान, तुम सिर्फ इस पर टिक मार के आओ। किसमें दिखाना अगर ऐसा सवाल आता है, इसमें नहीं दिखाना, मैंने पूछ दिया था गलती से। अगर मान लो किसमें दिखाना अगर ऐसा सवाल पूछे, तुमको लगे वाटर डेंजर प्लान, चूंकि वाटर डैम है तो वाटर डेंजर प्लान में होगा, वेंटिलेशन प्लान में क्या जरूरत है इसका? तुम नहीं मारोगे टिक तो तुम फंस जाओगे। इसीलिए कुछ चीजों को बारीकी से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आने वाला टाइम ना ऐसा ही हो सकता है, आप लोग के एग्जाम का लेवल के लिए ना हो, लेकिन जब आप फर्स्ट क्लास का एग्जाम दोगे, सेकंड क्लास का एग्जाम दोगे ना, तो उस चीज में ये सारी चीजें बहुत मायने रखेगी। उस समय आप देखोगे कि ऐसे ही सवाल हर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा कॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे को भी दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है भाई? कॉलेज, कॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे, रोडवे मार्क करना होता होता तो पहले से उसको मार्क कर देते हैं कि ये कॉलेज रोडवे, ट्रैवलिंग रोडवे है, ये सारा। इसके अलावा फैन, फैन को भी दिखाना होता है। फैन, जो भी फैन तुम्हारा चल रहा है सारा फैन को दिखाओ। और इसमें एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं, SBI, SDB। तो बता सकते हैं SDB का पूरा नाम क्या है? स्टोन डस्ट बैरियर। SDBB मतलब बैरियर, ठीक है, बैरियर। AMS मतलब एयर मेजरमेंट स्टेशन, VS मतलब वेंटिलेशन स्टॉपिंग, IS मतलब आइसोलेशन स्टॉपिंग, VD मतलब वेंटिलेशन डोर, एयर क्रॉसिंग। जितना भी वेंटिलेशन से चीज है वो सारा चीज रहेगा। उसके अलावा ये 5 चीज जो मैंने बताई ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपको ये 4 ही को याद रखना चाहिए, क्योंकि फैन तो इसमें आ ही जाएगा, फैन तो दिखाना ही है। ये जो 4 है ना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्यों? वाई? देखो, वेंटिलेशन और फायर दोनों जुड़ा हुआ चीज। बिना फायर फाइटिंग का फायर तुम देखोगे, पढ़ोगे जब, तो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट किसके अंदर आती है? वेंटिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो फायर डस्ट जो भी है सारा वेंटिलेशन का पार्ट। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या होगा? वेंटिलेशन प्लान में दिखाना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर फिर पंपिंग का क्या जरूरत है? पंपिंग का इसलिए जरूरत है क्योंकि पंप का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने में, इसलिए पंपिंग का भी नीड होता है, ठीक है। प्लस पंपिंग का इसलिए भी जरूरत होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी के ऊपर इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। टेलीफोनिक चूंकि एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है कम्युनिकेशन के लिए, और एम्बुलेंस, ठीक है, किसी भी तरह का मतलब कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दोनों हेल्पफुल, इसलिए इसको दिखाना होता है। और वाटर डैम का पोजीशन, ये सारा चीज को हम लोग को दिखाना होता है, मार्क कर देना होता है वेंटिलेशन प्लान में। इस सारा का सारा चीज होना चाहिए। साथ ही साथ जो वाटर डैम लिख रहे हो ना, इसमें वाटर डैम जो लिखे हो ना, वाटर डैम विद डिटेल्स, इसमें वाटर डैम जब भी दिखाओगे तो डिटेल्स के साथ दिखाओगे। नॉट इवन कि सर वाटर डैम दिखा दी चले, नहीं, उसमें डिटेल्स देना पड़ेगा। कितना मोटा है, कितना बैरियर है, कितना थिकनेस है, कितना पानी का हेड है, एवरीथिंग वाटर डैम। जब हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर इनंडेशन, तो उसमें हम लोग वाटर डैम का कंस्ट्रक्शन को जानेंगे, वाटर डैम कैसे बनता है, वाटर डैम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जो स्ट्रेंथ और विड्थ और हाइट ऑफ द हेड के ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल होता है, चौड़ाई और हाइट इस पे डिपेंड करता है, उसका थिकनेस। तो हम लोग उस फॉर्मूला को जानेंगे और उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वाटर डैम का फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। ठीक है, फिलहाल इसको नोट डाउन करके रखो कि ये सारा चीज भी है, इसको भी दिखाना होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, टॉपिक को और आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सा और आगे पार्ट लेते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं। नेक्स्ट प्लान लिखो, जूलॉजी प्लान। हो गया? किसी को कोई डाउट है बाबू इसमें? किसी को कोई डाउट है? पॉइंट बी, बी सर स्टोन डस्ट बैरियर। बाद में आया हो हसन, मैं तुम्हारा सवाल समझ गया बाबू। एक बार क्लास को ये कर लेना, फिर से देख लेना। जिसको डाउट है एक बार डाउट को पूछो, कौन सा डाउट हो रहा है तुम्हारा, कोई भी नंबर में डाउट है पूछ लो। एम्बुलेंस स्टेशन अंडरग्राउंड में नहीं रहता, सरफेस पे दिखाना है। एएमएस मतलब एयर मेजरमेंट स्टेशन।
जिसका जो डाउट है, डाउट का नंबर पूछो। अगर किसी को कोई डाउट है, नहीं है तो यस, आगे पढ़ा है तो यस कर रिप्लाई दो। ई वाला 4 वाला पे डिपेंड आ रहा है। ठीक है, मैं समझ गया। ई वाला 4 वाला बी वाला, देखो ई वाला कौन है, ये वाला ये है फैन, पंखा को दिखाना पड़ेगा वेंटिलेशन प्लान में। 4 वाला कहां लिखा हो यार, 4 में तुम्हारा ये है वाटर डैम दिखाना को विद डिटेल्स और होलेज रोड ट्रैवलिंग रोड दिखाना होता है। जो डैम होगा ना, एम्बुलेंस के आगे क्या लिखे समझ में नहीं आ रहा, एंड लिखे, एंड लिखा हूं, एंड। बी का बोल रहा, बी में पंपिंग, टेलीफोनिक और एम्बुलेंस स्टेशन। मतलब पंप कहां से तुम पंपिंग कर रहे हो माइंस में, टेलीफोन कहां कहां लगा उस पॉइंट को दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ एम्बुलेंस का जो स्टेशन सरफेस पे होता है एक्चुअली, उसको ही मार्क करना होता है कि यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एएमएस का पूरा नाम होता है एयर मेजरमेंट स्टेशन। एयर के बाद क्या लिखे हैं पॉइंट एक में, एयर मेजरमेंट स्टेशन, एयर क्रॉसिंग लिखा हूं मैं, क्रॉसिंग को मैं छोटा करके लिख दिया, एयर क्रॉसिंग। मैंने क्या क्रॉस और आईएनजी जोड़ दिया, क्रॉसिंग हो गया। चलो आगे बताएं। होलेज रोड में, ट्रैवलिंग रोड में क्या होता है, चूंकि वहां पे वो इनटेक एयर में होना चाहिए ना, इसीलिए उसको दिखाते ताकि पता चले कि इनटेक एयर में है कि रिटर्न एयर में। ये तो बहुत बार क्या होता है, होलेज को रिटर्न एयर में भेज देते हैं लोग, इसलिए होलेज और ट्रैवलिंग रोड को मार्क करना होता है, दिखा देना होता है कि नहीं वो इनटेक एयर में ही है। वेंटिलेशन स्टॉपिंग, सब वेंटिलेशन से रिलेटेड सारा चीज तो होगा ही होगा, ये सारी चीजें भी दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम बात करते हैं जियोलॉजी प्लान। हमको लग रहा है शायद आठवां प्लान के बारे में चर्चा करेंगे, जियोलॉजी प्लान, प्लान नंबर 8 जियोलॉजी। देखो अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया ना, एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मैंने इस टॉपिक पढ़ाते समय मैं एक बात बोलता हूँ, हर बार मैं बोल रहा हूँ एक बार, कि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो आपसे रिक्वेस्ट यही बाबू कि एक बार सीएमआर जरूर पढ़ना। सीएमआर में हर बात लिखा हुआ है, मैं ऐसा कोई भी वर्ड या लाइन नहीं बोल रहा हूँ जो सीएमआर में नहीं, सिंपल बात। इवन मैं सीएमआर से कम बोल रहा हूँ आपको, जो बच्चा सीएमआर पढ़ के बैठा होगा उसको लग रहा होगा तो सब सीएमआर में सरकार पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम नहीं याद करोगे, तुम पढ़ते नहीं, इसीलिए मुझे सीएमआर वाला पढ़ाना पड़ रहा है। आज तक मेरा आदत ऐसा नहीं रहा कि सीएमआर को सेम टू सेम मतलब पढ़ाऊं, ठीक है। चलो जूलॉजी प्लान के बारे में क्या बोला है, तो जूलॉजी प्लान ऑफ द एरिया लीज होल्ड ऑन द सुटेबल स्केल। जूलॉजी प्लान क्या होता है, क्या होता है जूलॉजी प्लान, देखो जूलॉजी प्लान में क्या होता है, जूलॉजी प्लान में क्या दिखाओगे, जूलॉजिकल स्ट्रक्चर को दिखाओगे, ठीक है। ऑल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहां तक, विद इन, सबसे इंपॉर्टेंट है वाला, किसके अंदर दिखाना है हमको जूलॉजी प्लान में सारा स्ट्रक्चर को, विद इन लीज होल्ड एरिया, विद इन लीज होल्ड, लीज होल्ड। अच्छा एक बात, ऐसे मान लो एक चीज मैं समझाता हूं, एक चीज में आपसे एक सवाल पूछूं, कोई मुझे समझा सकता है। अच्छा बताओ, जैसे तुम्हारा घर में तुम बोलते मेरा 5 एकड़ जमीन है, बस तू बोलता है ना मेरा 5 एकड़ जमीन है, मेरा 10 एकड़ जमीन है, क्या सच में वो तुम्हारा जमीन है या किसी आदमी का पर्टिकुलर का जमीन, वो मुझे बता सकता है यस सर मेरा ही पर्टिकुलर अपना जमीन है, सोच के तुम बता पाओगे कि सर मेरा अपना जमीन है, कोई भी जमीन नहीं है, सब क्या होता है ना लीज पे मिलता है। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, जो भी जमीन आपके पास है ना सब लीज पे मिला हुआ जमीन है, आपको खेती करने के लिए, आपको रहने के लिए सरकार दी, वो देश का प्रॉपर्टी, उस पर आपको रहने के लिए मिला है हर कोई का। हम लोग उस, जैसे तुम बोलो सर कैसे मान लें इस बात को, तुम अगर नहीं मानोगे तो तुम देखो वहां से अगर कोई एक एनएच रोडवे पास करेगा ना तो तुमको हटा ही देगा,
तुम्हारा कितनों भी तुम पुश्तैनी तुम घर बना के रखो, अगर गलती से वहां से अगर एनएच रोड भी अगर निकल गया कि एनएच रोड बनेगा यहाँ से, तो तुमको हटना ही पड़ेगा। अगर वहां पे माइंस कोई खुलने वाला आ गया तो तुमको हटना ही पड़ेगा, रिहेबिटेट करेगा ही। अगर वहां पे बहुत बेशकीमती मिनरल है तो तुमको हटाएगा ही हटाएगा। तो वो जमीन क्या है, लीज होल्ड। तो लीज होल्ड का मतलब क्या है, जो कंपनी भी खरीदती है कंपनी को भी लीज में मिलता है, ऐसा नहीं कि कंपनी को मिल गया। अगर मिल जाएगा तो तुम सोचो, तो अगर वो जमीन तुमको मिल गया तो तुम बेच दो, तो पाकिस्तान को देखेंगे बेच पाओगे, तुम्हारी हिम्मत है तो? क्या मेरा जमीन आप पाकिस्तान को बेच दी है पावर, बेच पाओगे पाकिस्तान को? नहीं बेच पाओगे, हिम्मत ही नहीं है, कोई नहीं बेच पाएगा देश में। इसलिए वो क्या है, तुमको लीज पे दिया गया, तुम उस पर काम कर सकते हो, तुम बदले में किसी को बेच सकते हो, तुम ये तुमको काम करने के लिए मिल दिया गया। अगर है तो बेच के दिखाओ, हाँ सर मेरा जमीन था पाकिस्तान को बेच दिया, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्वाभाविक बात है कि ये संभव ही नहीं है। तो उसी तरह का लीज, तो जो भी जब हम लोग माइंस भी होता है ना, देखना एक चीज बता देता हूँ। सपोज जैसे मान लो कि मेरा जमीन है, माइंस भी एक तो कोई माइंस खुला, तो एक एरिया को ना लीज पे लेता हूँ। क्या करता है, लीज पे वो डिसाइड करता है कि भाई इतना बड़ा एरिया को हम लीज पे लिए, इस तरह हम इतना लीज पे करते हैं। अब उसको मिलता है लीज, मतलब इतना साल के लिए उसको मिला है, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल की लीज पे लिया है। अब जो लीज पे मिलेगा ना, तो उसी एरिया में जितना भी उसका क्या है स्ट्रक्चर है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जो भौगोलिक स्ट्रक्चर उसको दिखाना होगा। अगर पर्वत है, पहाड़ है, मैदान है, जंगल है, नदी है, तालाब है, जो कुछ भी हो, हर एक चीज को उसको बना बना के इस एरिया में दिखाना पड़ेगा। आप जियोलॉजी प्लान के बारे में अच्छा जानते हो, जो भी ज्योग्राफी का मैप वगैरह बनाता होगा बचपन में, उसको इसके बारे में अच्छा से पता होगा कि जियोलॉजी प्लान मतलब क्या होता है, वो अच्छे से इस बात को समझ रहा होगा कि हम लोग किस प्लान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेनली इस प्लान में जियोलॉजी, स्ट्रक्चर, लाइफ, ये सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपना टॉपिक को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास का बहुत कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर अलग से दिया हुआ है। कितना होता है, 5000:1 ये होता है। इसको तुम अलग से लिख नोट डाउन कर सकते हो इसको। अब हम लोग टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अरे पेंसिल रखे थे, कहाँ चला गया? ठीक है, तो जियोलॉजी प्लान हो गया, वेंटिलेशन प्लान हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्लान की ओर जाते हैं। वाटर डेंजर प्लान तुम लोग करवा दिए, वाटर डेंजर प्लान हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, और देख लेता हूँ। इसमें तो कुछ मिल रहा नहीं रेगुलेशन में, अब मैं अपना नोट से पढ़ाऊंगा जो मिल रहा नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद अलग और जो अलग अलग प्लान है वो, चलो इसके बाद जो अलग से सारा आएगा अलग से मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो पहला प्लान का नाम लिखो, उसका नाम बोलते हैं कंबाइंड प्लान। कंबाइंड प्लान, हेडिंग दो 9 नंबर में, कंबाइंड प्लान। कंबाइंड, COMBI, देखो BINED, कंबाइंड प्लान। कंबाइंड प्लान क्या होता है, कंबाइंड प्लान किसको बोलेंगे, जब कंटिन्यूअस सिम वर्किंग में काम चल रहा हो। ठीक है, ये प्लान कब बना था हम लोग, पर्पस क्या है, फॉर शोइंग देखो it is prepared when working in contiguous sim, GUOUS कंटिन्यूअस सिम लिखे। कंटिन्यूअस सिम का मतलब 9 मीटर है ना, विद इन 9 मीटर, लेस देन 9 मीटर, 9 मीटर के अंदर रहेगा तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस सिम बोलते हैं। लेस देन और इक्वल टू 9 मीटर होगा, कंटिन्यूअस सिम बोलते हैं। ये होता है। इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं, लिखो, द बोथ वर्किंग शैल बी शोन इन 2 डिफरेंट कलर एंड 2 डिफरेंट लाइन। द बोथ वर्किंग, द बोथ दोनों अलग अलग वर्किंग, बोथ वर्किंग, बोथ मतलब दोनों वर्किंग shall be show, SHOW, show by 2 डिफरेंट कलर, 2 अलग अलग कलर से दिखाना। जैसे मतलब मान लो ऐसे नीचे वाला तुम रेड कलर से दिखा रहे हो, तो उसके ऊपर वाला क्या होगा, ग्रीन कलर से होगा ऐसा। ठीक है, इस तरह से 2 अलग अलग कलर से दिखाना होता है। इस तरह से कंबाइंड प्लान में हम लोग ये करते हैं। ठीक है, 32 तो मैसेज कर दिए यार। हाँ,
हाँ बालक, रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, तो ये इसका पर्पस होता है नॉर्मली कि 9 मीटर के अंदर है, इसमें भी होता है। मल्टी सेक्शन वर्किंग में होगा, वेरी गुड। वेंटिलेशन का आरएफ, जितना भी आरएफ जिसके बारे में मैंने नहीं लिखाया है, वो पहले भी एक बार आरएफ का चैप्टर में मैंने बताया, उसका 1000:1 या 2000:1 में होता है। इसके अलावा तुम कुछ और नहीं बना सकते। इसके अलावा नेक्स्ट प्लान क्या है, 11 नंबर में नाम लिखो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंट प्लान। 11 नंबर में क्या लिखोगे, एक्सीडेंट प्लान। 10 नंबर में लिखो एक्सीडेंट प्लान। आज सारा खत्म करना है, ठीक है ना। एक्सीडेंट प्लान, एक्सीडेंट प्लान किसके बारे में होता है, ये क्या होता है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एक्सीडेंट टुक प्लेस। इट इज प्रिपेयर व्हेन एक्सीडेंट टुक प्लेस। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सीडेंट प्लान बनाते हैं। क्योंकि इसका आरएफ अलग है, इसलिए मैं इसको बार बार, जो इसका अलग है उसको मैं लिख रहा हूं। बाद बाकी सबका क्या होता है, 2000:1 या 1000:1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओवरमैन हैंड प्लान। क्या है भाई, ओवरमैन हैंड प्लान। ओवरमैन हैंड प्लान, इसके बारे में ऊपर से लिखाएंगे, थोड़ा लंबा इस पर चलेगा दो लाइन, इसलिए इसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। चलो, ओवरमैन हैंड प्लान। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, पर्पस लिखते हैं सीधा सीधा कि ओवरमैन हैंड प्लान क्या होता है। ओवरमैन हैंड प्लान लिखने के बाद बाकी का पर्पस लिख देंगे, मतलब पर्पस के हिसाब से नाम होता है, ठीक है। 11 नंबर में ओवरमैन, ओवन मतलब ओवरमैन, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हैंड प्लान, अब ये मत बोलो कि सर ओएम का मतलब क्या है ना, बहुत बार सुन चुके हो ओवरमैन हैंड प्लान। तो क्या होता है, द ट्रेसिंग इज कैरीड बाय द ओवरमैन। ये जो, ठीक है, वर्किंग का जो ट्रेसिंग होता है ना, ये ओवरमैन द्वारा कैरी किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दिस प्लान इज कैरी बाय द ओवरमैन, ठीक है। दिस प्लान इज कैरी बाय ओवरमैन। मेनली पर्पस ये कि ओवरमैन कैरी किया जाता है इसको। एंड द वर्किंग shall be updated, up to dated लिखो, up to dated every day। हर दिन उसको वर्किंग को क्या करना, अपडेट करना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और इसका आरएफ कितना होता है, आरएफ होता है 500:1 होता है, 500:1 में इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को रखते हैं। इसमें तुम चाहो तो अपने से और भी जोड़ सकते हो, जैसे इसमें ट्रेसिंग क्लॉथ का बना होता है। बाद बाकी तुम देखे हुए चीज को तुम कुछ भी डिस्क्राइब कर सकते हो, तो रोकने वाला कोई नहीं बाबू, जितना तुम डिस्क्राइब करके लिखना चाहो लिख सकते हो। एक दो लाइन छोड़ के भी लिखोगे तो कोई नुकसान नहीं, आने वाला टाइम में तुम उसको और अपडेट कर पाओगे। नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट प्लान। सपोर्ट प्लान इसमें क्या होता है, सपोर्ट प्लान में हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट के बारे में होता है, ठीक है। सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट, अपडेटेड सपोर्ट का स्टेट सपोर्ट के बारे में होता है। दिस प्लान शोज अबाउट द सपोर्ट, ठीक है। मैं सीधा लिख रहा हूं, फॉर सपोर्ट, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, तुम सिंपल समझ लो, सपोर्ट पर्पस के लिए होता है। अब हमको नहीं लग रहा है कि हमको लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब इसके बाद जैसे नाम क्या है, सपोर्ट प्लान है, तो सपोर्ट के बारे में होगा कि सपोर्ट कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा, क्या क्या सपोर्ट तुम कर रहे हो, उसका अपडेट सारा होगा। नॉर्मली ऐसा सपोर्ट प्लान में कैसा होता है मैं बताते हैं। मान लो सपोज तुम गैलरी में तुम क्या कर रहे हो, तुम रूफ बोल्टिंग कर रहे हो, इस तरह से डॉटेड लाइन होता है जो बताते हैं कि तुम गैलरी में रूफ बोल्टिंग की हो। इस तरह से कहीं भी तुम क्या किया, गोफेज किए हो। सपोज ये तुम्हारा जंक्शन था, तुम समझो, जैसे मान लो ये तुम्हारा जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे तुम गोफेज किए तो गोफेज दिखाओगे, यहाँ पे तुम डब्ल्यू स्ट्रिप लगाए तो डब्ल्यू स्ट्रिप दिखाओगे। तो जो जैसा सपोर्ट होता है उसको सपोर्ट को दिखाया जाता है मेनली, सपोर्ट ऐसा है, यही है, ठीक है। तो सपोर्ट प्लान होता है। नॉर्मली ओवरमैन हैंड प्लान जैसा ही ये होता है। 13 नंबर में क्या है, सपोर्ट रिलेटेड होता है। सैंपलिंग प्लान, उसी तरह अगर सैंपलिंग प्लान की बात करोगे, सैंपलिंग प्लान किससे रिलेटेड होता है, सैंपलिंग प्लान, इसके बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूं डिटेल्स में। सैंपलिंग प्लान होता है डस्ट का सैंपलिंग के बारे में, डस्ट सैंपलिंग से रिलेटेड, ठीक है। पर्पस क्या है, फॉर डस्ट सैंपलिंग, डस्ट सैंपलिंग,
ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर डस्टिंग एंड सैंपलिंग, जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें जोन में डिवाइड करते हैं। तो सैंपलिंग प्लान ना जोन होता है, जोन, जो जोन होता है 150 मीटर लंबा जोन होता है, और जो सब जोन होता है इसके अंदर, जो सब जोन होता है कितना होता है, वो 50 मीटर करके होता है। हम लोग कभी इस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे, और पूरा माइंस का नहीं, ठीक है, जहां जहां इसके लिए नेसेसरी पार्ट है, जहां जहां हम लोग डस्टिंग करते हैं, तो उस जगह पे जोन और सब जोन में बांट के हम लोग क्या करते हैं, वहां से सैंपल को कलेक्ट करते हैं, डस्ट का सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसको वाटर कोनिंग मेथड द्वारा 30 ग्राम सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजते हैं। तो सिंपल समझ लो, फॉर सैंपलिंग, किसका सैंपलिंग, फॉर डस्ट सैंपलिंग, डस्ट का सैंपलिंग, डस्ट का सैंपल को कलेक्शन करने के लिए डस्ट सैंपल प्लान बनाया तो उसी को सैंपलिंग प्लान बोलते हैं, है ना। इसमें जोन में डिवाइड होता है ये प्लान, जोन और सब जोन में। जोन का लंबाई 150 मीटर, सब जोन का लंबाई 50 मीटर। फिलहाल इतना ही याद करके रखो, ये वाला प्लान के ऊपर हम लोग आने वाला क्लास में बहुत अच्छा से चर्चा करेंगे। अब ये जो प्लान है, जो डस्ट बार बार बोल रहे हैं, तो कौन सा डस्ट होगा, उसका जवाब तुमको इसमें मिलेगा, इसको बोलते हैं डस्टिंग प्लान। डस्टिंग प्लान, ये प्लान किसके बारे में बताता है, ये प्लान बताता है हमको, ठीक है, स्टोन डस्टिंग के ऊपर। स्टोन डस्टिंग, स्टोन डस्टिंग, जो तुम स्टोन डस्टिंग करोगे ना, स्टोन डस्टिंग, स्टोन डस्टिंग कहाँ कितना किए हो, कितना नेसेसरी है, कितना इंटरवल पे करना है, स्टोन डस्टिंग के बारे में बताता है। इसमें क्या क्या डेटा होता है नॉर्मली, ठीक है, जैसे कौन सा जगह नेचुरली वेटेड है, नेचुरली वेटेड प्लेस कहां पर है, ठीक है, ये दिखाएगा, ठीक है, प्लस लोग कितना इंटरवल पे तुमको डस्ट करना है, ठीक है, इंटरवल ऑफ डस्टिंग, इंटरवल ऑफ डस्टिंग, ऑफ डस्टिंग, किस जगह पे कितना इंटरवल पे तुम डस्टिंग करोगे उसका, ठीक है। अब जैसे मान लो, सपोज मैं उदाहरण देता हूं, जैसे तुमको इन दोनों प्लान, ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, मतलब ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। कैसे बता देता हूं, जैसे मान लो बाबू क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा कॉलेज रास्ता, ये मेरा क्या है, कॉलेज रास्ता, समझना, ये समझने वाला पार्ट है, कॉलेज रास्ता। तो तुम क्या किए, तुम यहाँ पे डस्टिंग की, डस्टिंग किया, डस्टिंग का पर्पस क्या होता है थोड़ा समझ लो, अभी इंपॉर्टेंट है, बाद में भी समझाऊंगा क्लास में। डस्ट का काम होता है दो, पहला काम ये करता है डस्ट, कि जो भी कोल्ड डस्ट है उसके ऊपर क्या करता है, जब तुम स्टोन डस्टिंग करते हो तो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट कवर कर देता है, कवर कर देता है, यानी कभी एक्सप्लोजन हो मीथेन गैस का तो कोल्ड डस्ट ना उड़ के स्टोन डस्ट उड़े, और स्टोन डस्ट उड़ेगा तो क्या फायदा होगा, तो वो कभी जलेगा नहीं, यानी तुम्हारा जो एक्सप्लोजन है वो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन नहीं होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अणुबम से ज्यादा खतरनाक परमाणु बम है, उसी तरह मिथेन एक्सप्लोजन से ज्यादा खतरनाक कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन। तो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन ना हो उसी से बचने के लिए हम स्टोन डस्ट करते, कोयला का डस्ट बहुत सारा था, उस पर स्टोन डस्ट लाके छिड़क दिए, स्टोन डस्ट जैसे हम लोग छिड़के कोयला के ऊपर स्टोन डस्ट चला गया। अब अगर मिथेन एक्सप्लोजन होता है तो आपको पता है, अब वेंटिलेशन में भी पढ़े होंगे, तो उसमें डस्ट क्या होता है, उड़ता है। तो डस्ट अगर मान लो स्टोन डस्ट नहीं होता तो क्या उड़ता, कोयला डस्ट उड़ता, तो उसमें आग जब जाता ना तो बहुत हेवी लपट उठता। तुम बोलोगे सर कैसा लपट, तो कभी मम्मी जब चूल्हा में बनाती है खाना तो थोड़ा सा ना आटा डाल कर देखना है कैसा लपट उठता है, तुम देखना, या फिर कोई भी चीज को जब जलता हो, कोई चीज कहीं पे आग जलता हो उसमें तुम कोई चीज डाल के देखना है, तेल डालते हो कैसे लपट उठता है, हवा सिर्फ जलता कैसा है वैसा जलेगा, ये वैसा एक्सप्लोजन होता उतना खतरनाक। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या किया, स्टोन डस्ट छिड़क दिए। अब जब भी उड़ेगा तो कौन उड़ेगा, स्टोन डस्ट उड़ेगा। तो अब आग आ रहा मान लो तो आग स्टोन को थोड़ी ना जला पाएगा, इसीलिए स्टोन डस्टिंग, ठीक है, ये पर्पस होता है। दूसरा पर्पस ये होता है कि कोल्ड डस्ट जो हवा में रहेगा, हवा में उड़ेगा तो उससे आदमी को भी हानि है, वो भी हानि ना। तो स्टोन डस्टिंग कहाँ कितना करना है, तो दो पार्ट्स, एक नेचुरली वेटेड प्लेस को पहले डिसाइड कर लेते हैं, वहां पे यानी जो पहले से भीगा उसमें स्टोन डस्टिंग जरूरत नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ इंटरवल होता है कि कौन जगह कहाँ करना है। जैसे उदाहरण मान लेता हूँ, सपोज जैसे मान लो एक जगह लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट है, तो वहां पे तुम देखते हो कि अक्सर क्या होता है, तुम लोड किए तुरंत डस्ट चला गया, तो तुमको हर दिन डस्टिंग करना पड़ेगा, तब ना भाई वहां पे डस्ट दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तुम्हारे फेस के पास ब्लास्टिंग करोगे, फेस के पास हमेशा देखोगे डस्ट का एक गुब्बारा आया, डस्ट लेप चढ़ गया, तो हर दिन करना पड़ेगा तुमको वहां पे। लेकिन जैसे मान लो तुम्हारा ट्रेवलिंग रास्ता है, उसमें तुम 7 दिन 14 दिन के अंतराल पे करो, कोई दिक्कत नहीं। एक साइड में कोई गैलरी है जिसमें कोई आदमी जाता था नहीं, उसको तुम कर दो, 1 महीना बाद करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हॉलेज रास्ता है, हॉलेज से हमेशा या कन्वेयर रोड में है जहां से हमेशा डस्ट कोयला जा रहा है, तो डस्ट हमेशा उड़ उड़ के जाएगा, तो उसको तुमको 3 दिन 7 दिन या 14 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तुम डिसाइड कैसे करोगे, ये डिसाइड करोगे तुम सैंपलिंग करने के बाद,
कि तुम सैंपल लेके जोन में डिवाइड करके टेस्ट करोगे ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि इफेक्टिव है कि नहीं, ये मेरा पर्याप्त है कि नहीं। अगर पर्याप्त नहीं है तो इंटरवल बढ़ाओ या क्वांटिटी बढ़ाओ। तो डस्टिंग किस पे डिपेंड करेगा? सैंपलिंग पे, कि डस्टिंग जो कर रहे हो सैंपलिंग एनालिसिस से पता चलेगा। जब तुम सैंपलिंग एनालिसिस तुम किसके बेस पे कर रहे हो? जहां जहां डस्टिंग उस पे बेस पे कर रहे हो, यानी जहां सैंपल तुम कहां से लोगे? जहां तुम्हारा डस्ट किया वही ना सैंपल लोगे। इसलिए मैं बोला ये दोनों एक दूसरे का क्या पूरा। डस्टिंग जो भी होता है ना सैंपलिंग एनालिसिस के रिपोर्ट पे होता है। अगर रिपोर्ट में तुमको बहुत अच्छा मिल रहा है तो मत करो, रिपोर्ट खराब मिल रहा है तो जल्दी जल्दी करो। इसीलिए मैंने कहा। तो डस्टिंग प्लान क्या होता है? डस्टिंग प्लान सोर्स, डस्टिंग प्लान में हम लोग कहां कहां डस्ट करेंगे, कितना इंटरवल पे करेंगे, ये सारा रिपोर्ट। और सैंपलिंग प्लान में क्या होता है? सैंपलिंग जोन होता है, उस हिसाब से हम लोग तय करते हैं। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। डस्टिंग और सैंपलिंग इंचार्ज भी अलग होता है। कभी एक आदमी डस्टिंग और सैंपलिंग इंचार्ज नहीं होता है, नहीं हो सकता है। अगर है तो वो थोड़ा सा बेवकूफ है, जैसे कि हम है। मेरा धोरी खास में डस्टिंग और सैंपलिंग इंचार्ज हम ही है, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। चलो इसके बाद क्या बोलते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या होगा 14-15 नंबर, सब्सिडेंस प्लान। सब्सिडेंस प्लान, सब्सिडेंस प्लान किसके बारे में बताता है भाई? सब्सिडेंस प्लान डिस्कस अबाउट द, ठीक है, सब्सिडेंस, सरफेस पे सब्सिडेंस के ऊपर बताता है। किसको दिखाते हैं? सरफेस पे सब्सिडेंस, ठीक है, सरफेस, सरफेस सब्सिडेंस को दिखाता है ना, सब्सिडेंस। मैं छोटा छोटा लिख रहा, बार बार उतना डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम नहीं है। सरफेस के ऊपर कितना सब्सिडेंस हुआ है, कितना जमीन धसा है, धसान, इसका मतलब धसान होता है ना, धसान, धसना, धसान भी लिख सकते हो। सरफेस में कितना धसान हुआ है, कितना जमीन हुआ है, इस तरह होता है। इसको हम लोग सरफेस सब्सिडेंस प्लान, ठीक है। आने वाला टाइम में तुमको इसको बारे में जानने का मौका मिलेगा। इसमें क्या होता है, मान लो सपोज इतना बड़ा एरिया में सब्सिडेंस हुआ है, इसमें लोग ग्रिड पैटर्न में बनाते हैं, तुमको पता होना चाहिए। ग्रिड पैटर्न में हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन को सेट करते हैं, यहाँ 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 स्टेशन को, और हर पॉइंट का आरएल निकालते हैं, कितना हर एक पॉइंट का आरएल कितना हुआ, तो उससे पता चलता है क्या, स्पॉट लेवल या आरएल जो भी तुम बोलो निकालते हैं हम लोग, तो पता चलता है क्या, क्या रिड्यूस लेवल, स्पॉट लेवल, आरएल जो भी बोलो, उससे पता चलता है कि जमीन कितना धंसा है, कितना नीचे गया है, और उसी को हम लोग प्लॉट करके रखते हैं कि हाँ इतना जमीन में धंसान हुआ है, इतना से इतना सेंटीमीटर नीचे नीचे गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है 16 नंबर, ऑफसेट प्लान। ऑफसेट, ऑफसेट प्लान, ऑफसेट प्लान ये क्या बताता है? ये किसी नदी का चौड़ाई, विद, विद ऑफ एनी, ठीक है, विद, विद ऑफ, विद, विद बताता है, विद ऑफ गैलरी, गैलरी कॉमा रिवर, ठीक है, डॉट 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 एटसेट्रा, इन सब चीजों को उसका जो चौड़ाई है ना उसको शो करता है किसमें, ऑफसेट प्लान। ऑफसेट प्लान के जरिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गैलरी का चौड़ाई या किसी नदी का चौड़ाई को हम लोग दिखाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफसेट प्लान बोलते हैं। डस्टिंग के नीचे सर 5,000 टन से कम प्रोडक्शन होने पे दोनों, हाँ 5,000 से कम प्रोडक्शन हो तो हम लोग यहाँ 10,000, हम लोग यहाँ बहुत प्रोडक्शन है यार, 1,32,000 टन हम लोग का प्रोडक्शन। चलो हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर, 17 नंबर में बात करेंगे। डस्टिंग प्लान हो गया 17 नंबर, ठीक है। अबंडेंट प्लान, अबंडेंट प्लान, माइन अबंडेंट या अबंडेंट प्लान, अबंडेंट प्लान, अबंडेंट प्लान किससे रिलेटेड है? देखो नाम से सुन रहा है, दिस प्लान इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ माइंस, ठीक है। ये कब बनाएंगे हम लोग? दिस प्लान, दिस प्लान इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्लोजिंग ऑफ माइन। जब माइंस को बंद किया जा रहा है ना, उस केस में जो प्लान को हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं अबंडेंट प्लान, अबंडेंट प्लान बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, रेस्क्यू प्लान। मेन पावर, देखो नाम में ही है मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, समझ में आ रहा है? नाम से पता चल गया होगा कि मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आदमी कहां पर कहां डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। यानी पर्सन वर्क द लोकेशन, देखो इन दिस प्लान, इन दिस प्लान, इस प्लान में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है,
number of person work in which location? shown। मतलब इस प्लान में क्या होता है, कितना आदमी कहां पर काम कर रहा है उसी को दिखाया था मेनली, बस यही इसका प्लान का खूबसूरती है, चल कुछ नहीं कि कौन आदमी कहां काम कर रहा है। इस प्लान में क्या होता है, जब माइन बंद हो रहा है उसमें बनाएंगे इस प्लान में कहां कितना आदमी काम कर रहा है, 5 लेवल में कितना है, 10 लेवल में कितना है, कॉलेज के पास कितना है, एसडीएल के पास कितना है, ट्रामर में कितना है, सब जगह हिसाब से इसमें आदमी जहां जहां रहेगा उसी को बोलते हैं मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। एक होता है तुम्हारा रेस्क्यू प्लान। रेस्क्यू प्लान किस लिए होता है, फॉर रेस्क्यू पर्पस, नथिंग एल्स, ओनली फॉर रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। मान लो कुछ इमरजेंसी हो गया, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क। मान लो आग लग गया, कुछ भी हो गया, तो रेस्क्यू कैसे होगा, रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क कैसे होगा, उसी प्लान के माध्यम से होता है रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क, उसको हम रेस्क्यू प्लान कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मोटा मोटी हमको लग रहा है कि हम सारा प्लान लगभग बताए जितना भी था। एक इलेक्ट्रिकल प्लान है, तो इलेक्ट्रिकल प्लान कह रहे हम लोग का पार्ट नहीं है, उसको हम नहीं लिख रहे, बाद बाकी सारा प्लान जो था ये कोई एक नंबर कहीं पे मिस हुआ है, 20 लगभग हो गया, तो इतना सारा प्लान हम लोग बनाते, इतना सारा प्लान ये सारा प्लान होता है। तो मोटा मोटी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट आपके सामने रहा कि कभी इन फ्यूचर आपको अगर कोई पूछ दे कि कभी आपके सामने उठ जाए तो डरना नहीं है, आपको पता है हर चीज के बारे में। हो सकता है जितना सर्वेयर को पता उतना आपको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपको कुछ नहीं जानता, आप कम से कम उसका नाम से परिचित